प्रखर संवाद के घमासान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उन प्रवासी कामगारों की जो अपने गांव छोड़कर, घर बार छोड़कर शहरों की ओर आते हैं दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए। दिल्ली या बम्बई या महानगर जो भी शहर हों, उनकी झुग्गी बस्तियों में किस तरह से वो नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें कैसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और लॉकडाउन के दौरान उनकी क्या स्थिति है, किस तरह से राजनीतिक दल उनके वोटों के नाम पर या उनकी सहानुभूति के नाम पर किस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं मज़दूरों की, उन्हीं प्रवासी कामगारों की जो अपने गांव की ओर लौट रहे हैं, शहरों से पलायन कर रहे हैं, दो वक्त की रोटी, शायद इस उम्मीद में कि हमें मरना ही है कोरोना से तो हम अपने गांव में जाकर मरेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज हम प्रखर संवाद में यही चीज़ें। थोड़ी भी लापरवाही बरती है वहां का मंचन हम देख सकते हैं और इसलिए मेरी अपील होगी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से कि वे लॉकडाउन की इस कार्रवाई का पूरा समर्थन करें, जहां हैं वहीं रहें, वहीं पर उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। वैसे तो देश के करोड़ों कामगार हमेशा ही राजनीतिक दलों के लिए केवल वोट बैंक ही बने रहे हैं और जब कामगारों के हितों की बात आती है तो तमाम राजनीतिक दल हमेशा उन्हें नज़रअंदाज करते नज़र आते हैं। ऐसा ही कुछ इस दौरान लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला है। इन कामगारों की चिंता पहले किसी को नहीं थी, कैसा उन्हें खाना मिल रहा है, किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कारखाने बंद हैं, उद्योग बंद हैं, तो किस तरह से उनकी रोजी रोटी चल रही होगी, उनके पास पैसा है या नहीं है, पीने को पानी है या नहीं है, इस बात की चिंता शायद ही किसी राजनीतिक दल ने की हो। लेकिन जैसे ही इन कामगारों ने, जहाँ ये लोग रह रहे थे, इन्होंने आंदोलन शुरू किए, अपने अपने गृह राज्यों की तरफ या अपने गांव की तरफ कूच करने का इन्होंने ऐलान कर दिया, तो सरकार की आंख नाक सब खुल गए, कुंभकर्णी नींदें टूटी विपक्षी दलों की भी, और फिर मजदूर हितैषी, कामगार हितैषी दिखाने की होड़ इन राजनीतिक दलों में भी लग गई। 900 बसें, 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर और 300 से अधिक बसें, जिसकी पूरी टोटल संख्या 900 के करीब थी, हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्ध कराई। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, बसें हमारी पहुंच गई हैं। कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी, उनको आगे परमिट यूपी के, जहां पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें गाजियाबाद और नोएडा में 2 पॉइंट्स दिए थे, यहाँ तक पहुंचाइए, वहां जाने का परमिट नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर। तो बसें खड़ी रहीं, आज भी खड़ी हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। यूँ तो देश भर में सभी राजनीतिक दलों ने अपने आप को, खुद को मजदूर हितैषी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ इसे लेकर कुछ राजनीतिक रंग ज़्यादा ही रहा। खासतौर से मायावती का रुख निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश में, खासतौर से प्रियंका गांधी जब कांग्रेस में सक्रिय हुई, मजदूरों के, प्रवासी मजदूरों को लेकर उन्होंने आवाज़ तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में उठाई, तो मायावती ने भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार पर आक्रामक होने की बजाय उन्होंने कांग्रेस पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया। निश्चित तौर पर जब मायावती का रुख बीजेपी के खिलाफ आक्रामक न होकर कांग्रेस के प्रति आक्रामक था, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना स्वाभाविक थी।
जिसे देखकर लोग कहने लगे, उनके विरोधी भी कहने लगे, तंज कसने लगे कि बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ एक नया प्रवक्ता मिल गया है और यह इल्ज़ाम कोई चोरी छुपे नहीं बल्कि खुलेआम लगाया जाने लगा। चारों तरफ इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाने लगे। मायावती ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन के दौरान ही मजदूरों की अनदेखी हुई, जिसकी वजह से वह प्रवासी बनकर दूसरे राज्यों में गए। अगर कांग्रेस ने शासन में इन मजदूरों का ध्यान दिया होता तो शायद प्रवासियों को, दूसरे मजदूरों को, उत्तर प्रदेश के मजदूरों को खासतौर से दूसरे राज्यों में न जाना पड़ता। मायावती के इस बयान के अनेक मायने निकाले जाने लगे। कुछ लोग चर्चा करने लगे कि आखिर कांग्रेस के खिलाफ मायावती हमलावर क्यों हुई है। आज़ादी के बाद मैं इस बात को फिर दोहराती हूँ, केंद्र और राज्यों में भी सबसे पहले व सबसे ज़्यादा समय तक अधिकांश कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। और इसके अलावा जब बीएसपी बनी थी तो उस समय ये भी मैं बताना चाह रही हूँ कि हम लोग बीजेपी से मिले हैं, तो उस समय मैं कोई किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, बीजेपी केंद्र और राज्यों की सत्ता में कहीं भी आसीन नहीं थी, फ्री हैंड था कांग्रेस के हाथ में। तो चाहती तो इन लोगों का ध्यान रख सकती थी, लेकिन जब इनका ध्यान नहीं रखा, इन्होंने इन मजलूमों का ध्यान नहीं रखा, श्रमिकों का, ये लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए, तब बीएसपी को बनाने की जरूरत पड़ी। और इसका मुख्य कारण यह है कि जब इस पार्टी ने अपनी जातिवादी व पूंजीवादी मानसिकता के चलते पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, कमजोर तबकों का बराबर ध्यान नहीं रखा, अकलियतों को भी रोटी रोजी के साधन नहीं दिए, तो ये लोग फिर मजबूर होकर इन्होंने पलायन किया। आज जिनकी दुर्दशा हमें देखने के लिए मिल रही है, और बीजेपी भी कोई कम नहीं है, और बीजेपी भी जो है जितना इनको ध्यान देना चाहिए था इस बीमारी में, तो इन सवाल ये है कि आखिर मायावती इस तरह से कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक क्यों हुई। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मायावती के आक्रामक होने का एक बहुत बड़ा कारण है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती सक्रियता। विशेष तौर से प्रियंका गांधी जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के मसले को लेकर लगातार आवाज़ उठा रही हैं, लगातार उन्होंने सरकार को पत्र व्यवहार किया, उत्तर प्रदेश योगी सरकार के समक्ष उन्होंने आवाज़ बुलंद की। उससे मायावती को डर लगने लगा कि कहीं उनका दलित वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट न हो जाए, जिसके सहारे वो हम उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं। यहाँ मैं एक जानकारी और आपको दूंगा कि जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, उनमें बड़ी तादाद दलित वर्ग से जुड़े प्रवासियों की है। आपने देखा कि किस तरह से प्रवासी मजदूरों के नाम पर, प्रवासी कामगारों के नाम पर उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है। लगातार न केवल उत्तर प्रदेश, अपने देश भर में राजनीति चल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने लगातार लोकप्रिय होते प्रखर संवाद न्यूज़ चैनल पर लगातार देखेंगे, और हम आपको जल्दी फिर दिखाएंगे। आपसे अपील करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस लोकप्रिय होते चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।